Today I am going to discuss the topic Maxwell's distribution of velocity. It is the part of your physical chemistry of BSc first year. So it is a very important topic. Let's start with it. Friends, suppose करिए कि आपके पास आपके कॉलेज में कोई एनजीओ है जो आपको स्टेशनरी आइटम्स यूनिफॉर्म प्रेजेंट करना चाहती है, गिफ्ट करना चाहती है, लेकिन इस आधार पर कि जो बच्चे पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जो कॉलेज के हम लोग मैनेजमेंट स्टाफ होगा, हम लोग क्या करेंगे कि हम कॉलेज के बच्चों की सैलरी के अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाएंगे कि किनके फादर की सैलरी जो है वो 10,000 से 20,000 है, किनके की 20,000 से 20 से 30 है, किनकी 30,001 रुपीज से 40,000 है। लाइक दिस हम लोग उतने बच्चों की एक लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद उससे हम एक ग्राफ तैयार करेंगे। सपोज करिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है, आपको दिख सकता है इधर। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो ऐसे बच्चे जिनके फादर की या पेरेंट्स की इनकम बहुत कम है, उन बच्चों की संख्या भी कम है, और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की सैलरी बहुत ज़्यादा है, ऐसे बच्चों की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बच्चे भी कम हैं, इनकी भी नंबर्स कम हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है, जो बीच का पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन वो ये बताता है कि मिडिल रेंज वाले सैलरीड पेरेंट्स के बच्चे ज्यादा हैं। दैट मीन्स ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की सैलरी मिडिल रेंज में है, उनकी संख्या ज्यादा है। इसी चीज को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मैक्सवेल ने भी यही बात करी थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। एक मॉलिक्यूल कोलाइड किया दूसरे मॉलिक्यूल से, उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई दूसरे वाले में। दूसरा वाला कोलाइड किया अपने आगे दूसरे तीसरे से, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई इसके अगले में। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल्स हर कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटी को चेंज करता रहता है। इसलिए मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट वेलोसिटी को हम नहीं बता सकते, हमें मॉलिक्यूल के लिए एक प्रोबेबिलिटी की ही, उसकी वेलोसिटी के लिए एक प्रोबेबिलिटी की बात करनी होगी। और इसीलिए उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात की कि हमें मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकालने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी में मॉलिक्यूल्स की संख्या हम निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्टली किस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है वो हमें निकालना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होगा। इसी को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहा गया, और उसके लिए इन्होंने एक ये लिखी हुई है ये ऑरेंज कलर के बॉक्स में। तो इसमें आपको जो टर्म्स है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर dn अपॉन du ये क्या बताता है? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, u इज द वेलोसिटी। तो dn अपॉन du इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सपोज 10 to 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वाले 50 मॉलिक्यूल्स हैं, 20 to 40 मीटर पर सेकेंड वाले 400 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से हमने लिख रखा है। तो अगर हम इस 50 को डिवाइड करें इस रेंज से, दैट मीन्स 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड। 50 बाई 10 यानी 5 मॉलिक्यूल्स पर मीटर पर सेकेंड इज द dn अपॉन du फॉर दिस एरिया। इस एरिया में आप देखते हैं 400 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पे करते हैं 45 डिवाइडेड बाई 10। तो ये क्या चीज है? dn अपॉन du। और अगर इसी को हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, 1 अपॉन n क्या चीज है? n है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 अपॉन n का मतलब है हम n से डिवाइड कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर हम कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बन जाता है फ्रैक्शन। ओवरऑल जो ये टर्म है 1 अपॉन n dn अपॉन du, ये क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये आपका कांस्टेंट है जो ब्लैक में मैंने लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर m जो है वो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होगा, उसका मोलर मास है, r गैस कांस्टेंट है, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात पर्टिकुलर टेम्परेचर पे की गई तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये मेरा पूरा कांस्टेंट टर्म है। जो रेड से लिखा हुआ है ये आपका, इसमें भी m अपॉन 2RT एक्सपोनेंशियल पावर में, ये आपका कांस्टेंट है। बच रहा है आपका माइनस यू स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल पावर में माइनस यू स्क्वायर है, ये आपका एक फैक्टर है, वेरिएबल कंपोनेंट है, और दूसरा है आपका यू स्क्वायर। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 अपॉन n dn अपॉन du, ये इन दोनों कंपोनेंट्स के आधार पर, इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ ही चेंज करेगा। ये दोनों उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। तो आइए देखते हैं इसके आगे कि किस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं चेंज करेंगे हमारे कर्व को। इस आधार पर एक जो एक कर्व ड्रॉ करेंगे वो एक आपका दो कंपोनेंट्स की वजह से ये दो तरह से होना चाहिए, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और एक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी चाहिए। तो ये मैक्सवेल का कर्व है, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो इनिशियल पोर्शन है ये आपका इंक्रीजिंग है, जो फाइनल पोर्शन है वो
डिक्रीजिंग है, जैसे कि भी मैंने आपको बताया 2 कंपोनेंट्स की वजह से ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक बेल शेप्ड कर्व का फॉर्मेशन करता है। अब इस बेल शेप्ड कर्व में अगर आप देखिए तो इसकी जो कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहली बात कि ये अनसिमेट्रिकल कर्व है। अनसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका 0 को टच कर रहा है, लेकिन इसका फाइनल पॉइंट जो है वो 0 को टच नहीं कर रहा है, यानी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। पैरेलल हो गई ये लाइन यहाँ पर आकर के, कर्व आपका पैरेलल है एक्स एक्सिस से। तो दैट मीन्स कि ऐसे मॉलिक्यूल जरूर कुछ ना कुछ होंगे जिनकी वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी, फिक्स्ड नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात कि ये जो कर्व है, इस कर्व में ऐसा अगर आप इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर इस जगह को देखिए, तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सपोज करिए जो वेलोसिटी करेंगे तो ये जो वेलोसिटी है इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है। इस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा जाता है, यानी ऐसी वेलोसिटी दैट इज possessed by maximum fraction of molecules or maximum number of molecules, that is known as most probable velocity। इसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे ये टर्म्स क्या हैं। तो ये लेकिन मैक्सिमम होती है इन तीनों में, इनका कंपैरेटिव आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो एक है, ये बीच की वेलोसिटी है, दैट मीन्स मीन या एवरेज वेलोसिटी है। इस कर्व में आप एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो कर्व के अंडर का एरिया है, ये अंडर का एरिया आपको ये बताता है कि टोटल कितना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का है टोटल। तो किसी भी चीज का जो कंप्लीट फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है, इसलिए हर गैस के लिए अगर हम y एक्सिस पर 1/n dn/du ही रखते हैं, दैट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रखते हैं, तो हर गैस के लिए ये जो एरिया है ये अंडर द कर्व सेम होगा, चाहे वो कोई भी गैस हम ले लें। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पर 1/n को रिमूव कर दें, केवल हम dn/du ले लें, तो वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस समय ये जो एरिया है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। तीसरी बात, ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है और ऐसे मॉलिक्यूल्स की संख्या जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी मिडिल रेंज में लाई करती है। या देखिए ये एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये इनिशियल एरिया और ये फाइनल एरिया, लास्ट एरिया। तो इसकी कंपैरिजन में बीच का एरिया बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होगा जिसकी वेलोसिटी बीच की है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ये चीज आपकी मैंने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्व में नोट की है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। मैंने डिस्कस किया टोटल 3 काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज हैं। पहली है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है, दैट मीन्स velocity possessed by the maximum fraction of molecules, maximum number of molecules is known as most probable velocity। इसको हम लोग UMP से डिनोट करेंगे। दूसरी है आपकी एवरेज वेलोसिटी, जो कि ऐसी वेलोसिटी जो सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एवरेज है। और तीसरी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अभी हम देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी जैसे आपके नाम से पता है, एवरेज का मतलब है मीन। तो सारे वेलोसिटीज, सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज को हमने सम किया है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, मीन ऑफ द वेलोसिटी मिल जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। दैट मीन्स सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर करिए, उसका मीन निकालिए और उसका रूट कर दीजिए। तो यहाँ हमने हर वेलोसिटी, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी u1, u2, u3, un इस तरह हमने सपोज की है, उसका स्क्वायर किया है, उसको ऐड किया है और उसका मीन निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उसको डिवाइड किया और लास्ट में उसका हमने स्क्वायर निकाल दिया। तो ये आपकी बन जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और फाइनल है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो कि अभी हम लोगों ने पहले देखी है। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो जो वेलोसिटीज के लिए टर्म्स निकलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए, वो है आपका √3RT/m। और एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जैसा कि मैंने आपको कर्व से दिखाया था, वो होती है √3RT/m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपकी होती है सबसे कम, जो जिसकी वैल्यू है 2RT/m। तो इन दोनों के बीच में एवरेज वेलोसिटी लाई करेगी। तो आप जानते हैं √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414। इन दोनों के बीच में √8/π, इसकी वैल्यू आती है 1.59। ये होता है √8RT/m, ये होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज मोर देन u एवरेज, विच इज मोर देन u मोस्ट प्रोबेबल। और इसको अगर आप देखना चाहें मैथमेटिकली, तो वो भी आपको मैं एक शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ।
यहाँ पर आप ये मान के चलेंगे कि देखते हैं कि जो कर्व का सबसे टॉप का एरिया है, उस टॉप एरिया की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो आप जानते हैं कि जो टॉप एरिया है, इस जगह पर अगर हम बात करें किसी भी कर्व के लिए, तो इस जगह पर क्या होता है कि जो स्लोप हो जाता है वो आपका 0 हो जाता है। यानी अगर हम इस जगह पर, इस पॉइंट पर dy बाई dx की बात करें, मेरा थोड़ा सा ये पेन से बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये स्लोप हो जाता है dy बाई dx, ये आपका 0 हो जाता है। दैट मीन्स इस जगह अगर हम dy बाई dx की बात करें तो यहाँ पर dy क्या चीज है आपका 1/n dn/du, और इस जगह पर x एक्सिस पे क्या है, u है। तो आप अगर यहाँ स्लोप की बात करें, यानी du के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको, इस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो वैल्यू है वो 0 आनी चाहिए। वही मैंने किया है आपका कि हमने जो y एक्सिस पे चीजें हैं उसको हमने du से डिफरेंशिएट किया है, और जब y एक्सिस का किया तो हमें फिर इस इक्वेशन में जो मैक्सवेल इक्वेशन थी उसका राइट हैंड साइड भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन आती है, इसको आप देख सकते हैं कि d/du 1/n dn/du इज इक्वल टू d by du 4 pi m/2 pi rt raised to the power 3/2 एक्सपोनेंशियल पावर माइनस में माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt u स्क्वायर। और अब हम केवल राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर पहला जो फैक्टर है मैंने बताया वो कांस्टेंट है, दूसरा जो कंपोनेंट है और तीसरा जो मतलब दो कंपोनेंट ये जो बचते हैं आपके एक्सपोनेंशियल और u स्क्वायर, ये दोनों ही आपके वेरिएबल फैक्टर है, इन्हीं को हम डिफरेंशिएट करते हैं फ्रेंड्स। और इनको डिफरेंशिएट करने पे आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है u e raised to the power माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt इन ब्रैकेट 2 माइनस mu स्क्वायर अपॉन rt दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर तीन चीजें बन गई आपकी, या तो u 0 होगा, या ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी जो है e रेज़ टू द पावर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2 rt 0 होगा, और या फिर ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी जो भी है 2 माइनस mu स्क्वायर अपॉन rt 0 होगा। यहाँ पर u 0 नहीं है क्योंकि वेलोसिटी हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं। e की पावर अगर ये 0 होगा तो दैट मीन्स की जो पावर है ये माइनस में ये इन्फिनिटी होगी, दैट मीन्स वेलोसिटी इन्फिनिटी होगी। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट आपके कर्व की एक्सट्रीम की बात करते हैं, या तो इस जगह की बात करते हैं या फिर इस जगह की बात करते हैं, लेकिन हमें बात करनी है इस जगह की, यहाँ की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करनी है। तो इसलिए जो थर्ड क्वांटिटी है ये 0 होनी चाहिए। इसको जैसे ही हम 0 के इक्वल करते हैं, हमारे जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाती है mu स्क्वायर अपॉन rt इज इक्वल टू 2 में। इससे हमारा जो u है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आती है अंडर 2 rt अपॉन m। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। तो हमें पता है काइनेटिक इक्वेशन से pv इज इक्वल टू 1/3 mnu स्क्वायर होता है। m और n में क्या चीजें हैं, m है आपका मास ऑफ द मॉलिक्यूल और n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम एक मोल की बात करें तो यहाँ पर mn जो है वो रिड्यूस हो जाता है मोलर मास में, तो 1/3 mu स्क्वायर हो जाता है। इस इक्वेशन से अगर हम u को अकेला छोड़ दें तो u स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3pv अपॉन m। क्योंकि pv इज इक्वल टू RT होता है तो हम चाहे तो ऐसा भी इक्वेशन एक रख सकते हैं। अगर हमें केवल प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू पता है और टेम्परेचर नहीं पता, उस समय हम ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम pv की जगह पे RT रख देते हैं तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT अपॉन m हो जाएगा, और u इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन m। ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या है। अगर हम हर थोड़ी थोड़ी रेंज के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, हर मॉलिक्यूल की थोड़ी थोड़ी रेंज के लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को निकाल लें और उसको हम इंटीग्रेट कर दें, उस चीज को हम मॉलिक्यूल्स के नंबर्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हम उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज वेलोसिटी। तो इस तरह से करने पर हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन है 8 RT अपॉन पाई m, वो भी इक्वेशन हम इसी तरह से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ घटाने का वेलोसिटी पे, तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ाने पर हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है u इज इक्वल टू अंडर रूट 2 RT अपॉन m। वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी टेम्परेचर अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पर T2 को हमने ज्यादा लिया, रेड कलर का कर्व जो है वो T2 दिखा रहा है, यानी हाई टेम्परेचर को दिखा रहा है, और येलो कलर का जो कर्व है वो लो टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई। लेकिन एक बात आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो कर्व हमने फिक्स रखा है, यहाँ पर आप देखिए ये एरिया और ये एरिया जो है वो इक्वल होना चाहिए। वजह क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है ये एरिया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी गैस के लिए
फिक्स होंगे जब तक हम उसमें कोई और गैस ऐड ना कर रहे हो, या वही गैस हमने और क्वांटिटी में ऐड ना करी हो, तब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फिक्स होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कर्व जो है वो ऊपर से दब जाएगा, और दबने का मतलब क्या निकलता है कि इस समय अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing the most probable velocity जितने होंगे उस कंपैरिजन में टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing the मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी घट जाएंगे। यानी सपोज करिए पहले टेम्परेचर हमने जब 30 रखा था, उस समय जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी थी वो हमारी 30 ही थी, 30 मीटर पर सेकेंड। और जब हमने बाद में टेम्परेचर को बढ़ा करके 60 किया, सपोज करिए उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो बढ़ करके कितनी हो गई, 50 हो गई। तो पहले अगर मॉलिक्यूल्स हमारे 100 रहे होंगे, तो बाद में 50 डिग्री पर 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है, 100 से कम हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ मेंशन करी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन क्योंकि कर्व के अंडर का एरिया कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो क्या चीज बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है, तो वो एरिया कांस्टेंट रखना है हमको, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने आप चेंज नहीं होंगे। हाँ, अगर हम वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ले लें तो उस समय पर तो ये 1 होगा, उस समय क्या होगा, कर्व का एरिया जो है वो 1 होगा, टोटलिटी में हमेशा ये चेंज नहीं होगा। दूसरी बात ये है, चाहे वो कोई भी गैस होगी उसके लिए 1 ही होगा। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक ही गैस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, और यहाँ पर सारी गैसेस के लिए वो एरिया सेम होगा अगर हमने फ्रैक्शन ले लिया, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ तो किसी भी चीज का कंप्लीट फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। साथ ही मैं एक और चीज बता रही हूँ कि अगर ये जो कर्व है इसको अगर हमने ड्रॉ किया है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा जिस वेलोसिटी को रखते हैं वो हमेशा घट जाएगा अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। इस तरह से फ्रेंड्स ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेंज ऑफ गैसियस मास क्या है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी पे। तो हमने अभी इक्वेशन देखी थी u इज इक्वल टू √2RT/m, यानी u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। मास बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगी। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस है, मास बहुत कम है, इसके लिए वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक है, जबकि ऑक्सीजन गैस है, मास ज्यादा है, वेलोसिटी इसके लिए बहुत कम है। लेकिन ऑक्सीजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है, जबकि हाइड्रोजन के ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं, इसकी मॉलिक्यूल्स बहुत कम है जिनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमें इस ग्राफ को रीड करना है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर सारी इनर्ट गैसेस को कंपैरिजन दिखाया है। ये कर्व मैंने खैर ऑनलाइन पिक्चर्स में से लिए हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर हमने हीलियम गैस ली तो उसके लिए, क्योंकि इसका मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और ज्यादा है, लेकिन ये जो कर्व है उसके अंडर का एरिया हमको जो है लगभग सेम रखना है, क्योंकि हम यहाँ फ्रैक्शन ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हीलियम है उसके लिए ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है उनकी संख्या कम है, जबकि जब हम जिनॉन गैस की बात करते हैं तो जिनॉन गैस के लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है। बेशक ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो वेलोसिटी जो थी वो कम थी, क्योंकि मास ज्यादा था तो इसलिए उसके लिए वेलोसिटी कम थी। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसको करेंगे और आप मुझे बताएंगे अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कर्व ड्रॉ किया हुआ है और सेम कर्व के साथ मैंने 2-3 क्वेश्चंस ये कनेक्ट किए हुए हैं, तो आप बताएंगे मुझे कि अगर मान लीजिए 2 कर्व्स हैं, एक ऑरेंज से है और एक ब्लू से है, तो इस कर्व में कौन सा कर्व 300 डिग्री केल्विन को बता रहा है और कौन सा कर्व 450 केल्विन को बता रहा है। उसी तरह से कौन सा वाला कर्व ब्लू और ऑरेंज में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दिखा रहा है और कौन सा ऑक्सीजन गैस को डिनोट कर रहा है। कुछ एक क्वेश्चन और भी होते हैं, जैसे किसी गैस के लिए आपको दे देगा, टेम्परेचर दे देता है और टेम्परेचर देने के बाद उस गैस का नाम बता रहा है, जिससे आपको मास पता लग गया, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछ रहा है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर आपको कर्व दिया हुआ है, कर्व में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह से आपसे कोई 2 गैसेस दे दिया, नाइट्रोजन और मीथेन, कोई भी 2 गैसेस दे सकता है, तो मैंने ऐसे ही ले लिए हैं नाइट्रोजन और मीथेन। उनके लिए पूछ सकता है कि रेशियो क्या होगा कर्व के अंडर का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर ये फ्रैक्शन है तो रेशियो हमेशा सेम होगा, 1:1 होगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 होता है किसी भी चीज का कंप्लीट, तो एरिया जो है कंप्लीट एरिया वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो क्या होगा 1:2। And at last I'm thankful to the following websites, given websites, because I've taken the online images from these websites only, and also to the authors and publishers of the given book, as these helped me a lot and to supplement my video.
सो थैंक